नमस्कार भैया, हमने तो मतदान कर दिया है। इस वक्त मैं काकोरी में हूँ। मेरे पीछे आपको पोलिंग नजर आ रही होगी। बड़ी धुआंधार वोटिंग चल रही है। पीछे देख लीजिए, ये काकोरी का पोलिंग स्टेशन है। हमने लाइन में लगकर बड़े तफसील से आराम से सोच समझकर अपना वोट डाल दिया है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो लोग वोटिंग सब डाल रहे हैं। बड़ा सही माहौल था, लाइन में लगकर सुकून से वोट डाल करके अब यहाँ पर खड़े हैं। अब सोचा कि थोड़ा चुनावी चर्चा भी कर ली जाए। मेरे साथ भरत जी हैं, इन्होंने भी वोटिंग कर दिया है। भरत जी दिखा दीजिए, आज सबूत जरूर लेंगे, सबके साथ सबका सबूत लेना है कि वोटिंग। अच्छा, मोहित जी भी हमारे साथ, दिखाइए इधर दिखाइए। तो ये सबूत है, तीनों आई है। ये सबूत है कि हम लोग ने वोटिंग कर दिया है। भरत जी, तो हम लोगों ने वोटिंग कर दिया है और आप लोग भी। ये बताओ दिया किसको है? अब ये तो सीक्रेट है भाई। क्यों? ये तो सीक्रेट है भरत जी। आप बताओ कि माहौल किसका है। तो हम आपसे पूछेंगे भी नहीं आपने किसको दिया है। माहौल किसका है? हाँ। देखिए, माहौल ओवरऑल देखेंगे तो कांटे की लड़ाई है। हाँ। बहुत तगड़ी टक्कर है। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम जीत रहे हैं और समाजवादी वाले कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। एक बात तो भाई समझ में आती है, जो हारता है, जो जीतता है, जो कमजोर पड़ता है, उसकी एनर्जी डाउन होती है। लेकिन पत्रकारों की एनर्जी कैसे डाउन हो गई भाई? मेरी तो फुल टास एनर्जी। आप बताइए, आपकी एनर्जी डाउन क्यों लग रही है? नहीं तो आप ये बताइए कि दर्शकों को थोड़ा क्लू दीजिए कि आपके हिसाब से कौन आ रहा है। मेरे हिसाब से जनता जिसको चुनेगी वो आ रहा है। और आपकी उंगली के हिसाब से कौन आ रहा है? मेरी उंगली के हिसाब से जिसको मैंने चुना है वो आ रहा है। अच्छा, मोहित के हिसाब से क्या हो रहा है? नहीं, देखिए, अभी कहना बहुत मुश्किल है मैम, जो कोई भी आ रहा है। लेकिन मुझे इतना लग रहा है राशन वाला एजेंडा गांव में काम कर रहा है। राशन वाला एजेंडा, इनके कहने का मतलब है जो सरकार की योजनाएं हैं राशन वाली, घर घर राशन तक, मोहित, उसका बहुत तगड़ा असर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस पर एक बात और भी हम बोलना चाहेंगे कि जब चूहा पिंजड़े में फंसता है तब उसको ये नहीं मालूम होता है कि पिंजड़े के अंदर जो रोटी रखी है वो उसे फ्री में दी जा रही है और बाद में वो फिनिश हो जाता है। तो मैं जनता से यही बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा भावनाओं को समझिए। वाणी में कुछ नहीं रखा है, तो कहीं ना कहीं टक्कर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन गाँव में राशन वाला एजेंडा राशन वाला एजेंडा काम कर रहा है। हाँ। और एक तरह का नुकसान भी है कि अगर 5 किलो राशन मिल रहा है तो कुंटल भर राशन जो साड़ खा गया वो एक नुकसान था। ये बात सही। अभी जैसे हम लोग पोलिंग स्टेशन पे गए, हम लोग वोट करके आए, तो वोट करने गए तो वहाँ धीरे धीरे से लोगों में चर्चा थी। धीरे धीरे से गांव के लोग पीछे से कह रहे थे कि सड़वा भगाना है। हाँ। तो सड़वा भगाना है का मतलब क्या है? सड़वा भगाना है का मतलब ये है कि गाँव के लोग परेशान रहे हैं। जैसे दादी हैं, चाची हैं, सब लोग बैठे हैं। रात भर जगना पड़ा लोगों को, पूरी रात। पूरा दिन रखवाली करनी पड़ी अपने जगना पड़ा। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ जहाँ पोलिंग पर आप खड़ी हुई हैं, यहाँ इधर वोट पड़ते हैं और इसके ठीक 100 मीटर बगल में राशन मिलता है। ठीक, और उसके ठीक अवधेश उधर दिखाना, इसके ठीक 100 मीटर बगल में संडवे चढ़ते हैं। तो सारा काम यहाँ एक ही जगह है। अब ये जनता बताएगी, जनता चुनेगी, यहाँ के लोग बताएंगे कि साढ़ वाला मुद्दा काम आएगा कि राशन साढ़ के ऊपर भारी पड़ेगा कि साढ़ वोट चढ़ जाएगा। ये तो ईवीएम में पीछे कैद हो रहा है। अच्छा, इस बार का जो चुनाव है भरत जी, आपने बहुत आश्चर्यचकित होगा, बहुत ही चौंकाने वाला होगा। वो बात आपने कह करके हमारे मुंह में लगा दिया टेप। इसीलिए ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि चौंकाने वाला होगा, आश्चर्यचकित होगा, क्योंकि जो भी जीतेगा उसके लिए आश्चर्य, जो हारेगा उसके लिए आश्चर्यचकित होगा, जो जीतेगा उसके लिए भाई खुशी की बात होगी। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रही हूँ, इस बार का चुनाव हर बार के चुनावों से बहुत अलग है भरत जी। बहुत अलग है। मतलब पल लग रहा है कि फला पार्टी जीत रही है, पल लग रहा है कि फला पार्टी तो लोग कमजोर पड़ गई। मतलब ऐसे हो रहा है पूरा मामला। आपने एक चीज नहीं बताई। आप इधर उधर की पत्रकारिता वाली बातें कर रही, गोल मोल घुमा रही, दर्शकों को समझ में आ नहीं रहा। आपने वोट जो है, हमने तो वोट राष्ट्र के नाम किया है। हम राष्ट्र को बनाने के लिए हमने वोट किया है। हमने वोट साढ़ भगाने के लिए भी किया है। हमने वोट राशन के लिए भी किया है। हमने वोट बेरोजगारी भगाने के लिए भी किया है। तो हमने तो वोट इन मुद्दों पर किए हैं। आपने कुछ बताया नहीं, आपने वोट किया है। तो मेरा वोट भी किसानों के लिए है और राष्ट्र के लिए है, पूरे देश के लिए है, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है। तो भाई पूरे विकास के लिए वोट है हमारा। क्या चाची सही कह रही कि नहीं? क्यों चाची, विकास के लिए वोट है कहीं कि नहीं? बताओ। हाँ भाई बिटिया, विकास के लिए वोट है। हाँ। चाची बहुत सोच समझ करके बोल रही है। बोलेंगे दीदी इधर आओ। विकास के लिए वोट है कि नहीं? बताओ। बिल्कुल मैम, है, पूरा विकास के लिए वोट है। बिल्कुल। जब हमारा देश आगे बढ़ेगा, हम सब खुश रहेंगे तो
जाहिर सी बात है उन्नति होगी और उन्नति वाला देश हम लोग चाहते भी हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में भी तो सोचना है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश जब आगे बढ़ेगा तब हम लोग भी तो सुरक्षित रहेंगे ना। क्या बोल रही हो भैया? ये साढ़ हिया तेरा चले जा बासी चोला सकून हो जाए। क्या हो जाए झोला? साढ़ चला जा, जत्ता मिलता है बत्ता वो साढ़ खा जाते हैं। हाँ देखिए चाची का ये गांवों में ऐसे बाथरूम होते हैं, आपने देखे नहीं होंगे। शहरों के छोटे छोटे बाथरूम से तो बहुत बड़े बड़े बाथरूम गांवों में मिलते हैं। चाची पानी भर रही हैं और पानी भर भर करके बता रही हैं कि सड़वा भगाना है। हाँ। तो आपकी भाग पाई सड़वा की ना भाग पाई? बुरा अनुमान का कहा था, बताओ। हाँ सड़वा जो है प्रज्ञा जी, जो ईवीएम से पी की आवाज बाद में आती है, उसको सुन के भागेगा मेरे ख्याल से। है लग रहा है आपकी बात। हमको लग रहा है जो वहाँ पे वो अवधेश जो लाइन में लगे हुए हैं लोग, वो जो है ईवीएम की आवाज, जो पी आवाज आती है, जितनी बार पी ईवीएम करती है उतनी बार सड़वा भागता है, हमको ऐसा लगता है। एक चीज ये भी है, चोट से एक साढ़ भाग रहा है। साढ़ का असर बहुत ज्यादा है। 5 साल इस मुद्दे को बिल्कुल गंभीर नहीं लिया गया भरत जी, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये साढ़ वाले मुद्दे की बात करके कि 10 मार्च के बाद हम साढ़ के लिए कुछ करेंगे, इसका मतलब है कि साढ़ का जो मुद्दा है ये वाकई बहुत गंभीर मुद्दा है और इसका बहुत असर होने वाला है। आप देखिए वहाँ पोलिंग चल रही है, दिखा दूं, यहाँ देखिए चारों तरफ लोग हैं, ये सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, मतलब खड़े हैं और हमको देख रहे हैं कि इस बार का माहौल क्या है, क्योंकि इन लोगों के मन में भी कंफ्यूजन है। कहानी बता रहे हैं, इनकी कहानी बता रहे हैं। ये हैवी ड्राइवर, ये हैवी ड्राइवर, इनको दुनिया इसी नाम से जानती है। तो इनकी कहानी बता रहे हैं। एक दिन मुजफ्फरनगर में इनकी गाड़ी के आगे आ गया सड़वा, इनको तेजी से मारना पड़ा ब्रेक। इन्होंने कहा ईवीएम की आवाज से इस सड़वा को भगाएंगे। तो आज क्या किया है वो तुमने? उंगली दिखाओ, वोट डाले हो कि नहीं? पास से दिखाओ, दिख रहा है इनकी उंगली। हाँ तो वो वोट की चोट दे रहे हो क्या जी? इस बार बदलाव होगा जी। हैवी ड्राइवर ये तो खुला खेल कर रहा। इस टाइम बदलाव की बार बदलाव। किसान का लड़का बहुत सीधा लड़का है, सीधे बता देता है। तो आप घुमा रहे थे क्या? बताया तो आपने भी राष्ट्र के नाम पे। हमने तो राष्ट्र के नाम पे वोट दिया है, बेरोजगारी के नाम हमने तो देश निर्माण के लिए वोट दिया है, जो सही बात है। बिल्कुल ठीक बात। हमने तो एकदम सही वोट दिया है। देश बनेगा, देश आगे बढ़ेगा तो साढ़ भी भागेगा। बिल्कुल ठीक क्यों? बात है। अच्छी लग रही है कि नहीं बातें? इससे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है भरत जी, सब आ रहा है। अच्छा, जब लोग कहते हैं कि हम राष्ट्र निर्माण में हमने वोट दिया है, तब ये वोट किधर जाता हुआ दिखता है? मोदी जी की क्या बोल रहे हैं? मोदी जी की तरफ। मोदी जी की तरफ। हाँ, क्योंकि राष्ट्र की बात मैंने ज्यादातर देखा है मोदी जी को ही लोग लेकर के करते हैं। योगी जी को लोग इसका मतलब है कि कोई और पार्टी राष्ट्र की बात नहीं करती, सिर्फ बीजेपी करती है। देखिए चुनाव, बीजेपी को फायदा होगा राष्ट्र, देखिए चुनाव ये और राष्ट्र की बात करनी चाहिए, जो करेगा उसे फायदा होगा। क्यों भरत जी? नहीं, हाँ, उत्तर प्रदेश का है। हाँ। ये चुनाव जो है यूपी का है। हमें देश तो बाद में देखना है, लेकिन पहले यूपी का देश तो रहेगा ही। उत्तर प्रदेश तो एक छोटा सा राज्य है, पूरा देश तो जरूरी है। राज्य नहीं है उत्तर प्रदेश, देश का बहुत बड़ा राज्य है मैम। अच्छा, राष्ट्र पहले कि उत्तर प्रदेश पहले? नहीं, राष्ट्र पहले। अच्छी बात है भाई। मोहित ने अपनी बात का, मोहित बिल्कुल लाजवाब हो चुके हैं। मोहित, अब आप बताइए। नहीं, हमने तो राष्ट्र निर्माण में वोट दिया है और ये सबूत है उसका। और ईवीएम जो पी से बोला है उसने एक साढ़ भगाया है, ये भी है। दोनों बातें हैं, साढ़ भी भागेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 10 मार्च के बाद साढ़ों के लिए कुछ करेंगे। हाँ, तभी तो कह दिया है वो आवाज प्रधानमंत्री तक जानी चाहिए। तो ये पी की आवाज किस तक जा रही है? साढ़ तक जा रही है, प्रधानमंत्री तक जा रही है? साढ़ सुनेगा, जो बगल में खड़ा है वो देखो खड़ा पीछे, वो साढ़वा सुनेगा, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री सुनेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा तो बहुत कुछ था। जैसे कि सांड भगाएंगे, अच्छी बात है, उन्होंने बहुत कुछ कहा था, लेकिन जो कहा एक चीज और है मोहित, एक चीज और है प्रज्ञा, कि अगर हम लोगों ने, चलो ये तो हो गई हंसी ठिठोली की बात हो गई, तो मौज मस्ती की बात हो गई है ना। वोट वहीं करिए आप लोग जहां आपको लगे, जो कैंडिडेट आपका अच्छा काम करे, जो पार्टी अच्छा काम करे, जो विधायक लगे कि ये विधायक हमारा काम कर सकता है। देखिए, मैं तो सीधे बोलती हूँ कि जब वोट देने जाओ तो अपने प्रत्याशी से कुबुलवा लो भैया, कि विकास करोगे तब ही वोट देंगे, और नहीं करोगे तो वोट की चोट देंगे। एक चीज और है प्रज्ञा, अब आप यहाँ से अपनी पोलिंग से अगर आप देखेंगे कि कोई दर्शक सिर्फ आपकी पोलिंग के अलावा ये भी जानना चाहता है कि अभी तक हुआ क्या है, तो अभी तक ये हुआ है कि लखीमपुर खीरी में, जहाँ पर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई थी, वहाँ बहुत भयानक वोटिंग हो रही है, बहुत बम्पर वोटिंग हो रही है। वहाँ आदमी ईवीएम के ऊपर गुस्सा निकाल रहा है। अब तक का वोटिंग परसेंटेज जो है, जब हम लोग बात कर रहे हैं इस समय, तो ये 40-45 के करीब पहुंच चुका है, और ये अनुमान लगाया गया है कि वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा जाएगा। लखीमपुर खीरी, सीतापुर
और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते आएंगे वैसे ही बहुत भयानक वोटिंग हो रही है। लोग ये सोच रहे थे कि लखनऊ में चलिए मान लीजिए वोटिंग कम होगी शाम को, तो आखिर में पता चलेगा कि कम होगी, लेकिन जो गांव के एरियाज हैं, जैसे ही आप एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद और मथुरा से, आगरा से, मुजफ्फरनगर से नीचे उतरते हैं और पूर्वांचल की तरफ जैसे जैसे अब आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको सांडों की समस्या आपको देखने को मिलेगी। और आदमी के भीतर 5 साल का वो गुस्सा है, सांड भगाते वो थका है। एक मेरा सवाल है आपसे कि आपने पिछले जो 2 चरण देखे, उन दोनों चरणों में, सॉरी माफ करिएगा, तीनों चरणों में शहरी वोटर एकदम सुप्त रहा, सोता रहा, गांव में लोगों ने बहुत ज्यादा वोटिंग करी। अगर आप वोटिंग परसेंटेज को देखें तो वोटिंग कम हो रही है हर बार से। गांव के लोगों ने ज्यादा वोटिंग करी, शहर के लोगों ने कम वोटिंग करी। लेकिन अगर आप गुस्सा देखें लोगों का, ग्राउंड पर जाकर के लोगों के मुद्दे देखें, तो लोगों के पास बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, बहुत सारों का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो आप मतलब ग्राउंड के सर्वेस कुछ और कह रहे हैं, और ये जो वोटिंग परसेंटेज है इनका कम होना, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जब कम होती है तो इसका मतलब कि लोग खुश हैं, जो है उससे खुश हैं। नहीं, आप अभी ये कह नहीं सकती चुनाव के बीच में कि जो हैं उससे खुश हैं, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कम होने का मतलब ये भी है कि ये पहला चुनाव है जो कोरोना के बीच में हो रहा है उत्तर प्रदेश के भीतर। ना तो 2019 का चुनाव कोरोना के बीच था, ना तो 17 का था। ये पहला चुनाव है जो कोरोना के भीतर हो रहा है। और वोटिंग परसेंटेज कम होने का मतलब अगर ये भी है कि जो लोग मान लीजिए गरीब आदमी वोट कर रहा है कायदे से, किसान भी वोट कर रहा है कायदे से, लेकिन शहरों में जब आप एलीट क्लास के बीच में पहुंचते हैं, जब आप हाई फाई वोटर के बीच पहुंचते हैं, जब आप अमीर मतदाता के बीच में पहुंचते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं लगता है कि घर में जो बुजुर्ग हैं या घर में जो थोड़ा सा बीमार हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो वोटिंग करने ना जाएं, है ना। ऐसा दिखता है कि लाइन में पता नहीं क्या हो जाए। देख रही हूँ पीछे बहुत सारा भीड़ जमा हो गई है, आपको क्या लगता है थोड़ा इन लोगों से बात करी जाए कि ना करी जाए? नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। अब ऐसा ना हो जाए कि हम जैसे ही पास जाए तैसे लोग चित्र-बितर हो जाए, अब ये देखने वाली बात होगी। देखिए, पोलिंग के पास में लोग इकट्ठा हैं तो राजनीतिक प्रवृत्ति अंदर होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। तो फिर चलिए देख लेते हैं, आइए मेरे साथ अवधेश। तो इस वक्त हम देखिए काकोरी की पोलिंग जो सेंटर है, देखिए उसके बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं और आपको दिखा रहे हैं कि पोलिंग चल रही है भैया, धाकड़ पोलिंग चल रही है। और यहाँ पर जो लोग राजनीतिक प्रवृत्ति के होंगे वो तो ठहरे रहेंगे, और जो नहीं होंगे वो इधर उधर भाग जाएंगे। तो आप इस गांव के लोगों से पूछना है कि भाई सांड का मुद्दा हावी है कि सरकार द्वारा दिया गया जो राशन का मुद्दा है वो हावी है। और दादा, राशन पहुंच रहा? हाँ पहुंच रहा। तो आपके क्या लग रहा है कि सांड भगाना है कि राशन से खुश हो? हम राशन से खुश नहीं, लेकिन सांडों वाली तो दिक्कत है। हम रोज गेहूं रखा हाँ। भाई रोज गेहूं रखाते हैं साहब। हाँ। हम तो परेशान हैं। परेशान हो? हाँ। अच्छा, पूरी रात जगना पड़ता है? अरे रात जागो चाहे दिन जागो, तीनों चूक जाओ, बस सब चरी गए। तो जो 10-5 किलो मिल रहा है वो तो मिल तो रहा है ना, चरी गए तो चरी गए, मिलो तो रहा है। अरे 5 किलो देने साहब, कौने आदमी क्या पूरा महीना पार हुई? अगर 5 किलो ते आपका राशन पे पार हो जाए तो हमारो पार हुई। 5 किलो ते पार के हुई। अच्छा, मानो तुम्हारा लड़का है कि नहीं है लड़का? हाँ। है, वो 5 किलो मिल रहा, तुम 5 किलो मिल रहा, और दूसर के लड़का वो 5 किलो मिल रहा, तो 5, 10, 5, 15 किलो अनाज घर पे आ रहा। थोड़ा खाओ, थोड़ा बेच आओ, महीने में 2 बार मिल रहा। अरे उनकी 500 रुपया महीना फीस पर वह कहाँ लाई? फिर काहे फीस पड़े? पढ़ाई के वह कहाँ तय आवे कि इनका गेहूँ खवाई कि उनकी फीस अदा करी? या तो बात बताओ। और जब गेहूँ चरे न जाए तो वी गेहूँ बेच के यहाँ भूसा बेच के कम से कम फीस तो अदा करी। हैं? ये बात है कि नहीं? तो आपके गुस्सा दिखेगा क्या? परिवर्तन होगा कि जो है ठीक है? हम बस इतना पूछ रहे हैं। परिवर्तन तो होना है। होना है। अरे दादा तो मतलब पूरा तैयार है बैठे भरत जी, कह रहे परिवर्तन होना है। नहीं, देखिए पोलिंग स्टेशन के पास जब आप बात करेंगे तो मतदाता हर तरीके के मतदाता हैं, हर तरीके के वोटर हैं, कुछ परेशान हैं। अच्छा, इस बार ये भी देखने को मिला है कि कुछ मतदाता तो गुस्से में निकल रहे हैं। ये भी हमने देखा कि कई मतदाता तो ऐसे हैं जो कहते हुए जा रहे हैं, भैया जा रहे हैं, आखिरी बार सड़वा भगा के आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि विनय जी भी कुछ बताएं कि क्या चल रहा है आज कैसे देख रहे हैं आज के मतदान को। देखिए प्रज्ञा जी, ऐसा है कि जो आज पोलिंग हो रही है उसमें जैसा अभी तक देखा गया कि जो पोलिंग स्टेशनों पे भीड़ है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि लास्ट टाइम से
पोलिंग का जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा। पहली बात तो बढ़ेगा, बिल्कुल गारंटेड बढ़ेगा। पोलिंग गांवों का कि शहरों का भी? बोथ, शहरों का भी बढ़ेगा। लेकिन बाकी के जो पिछले 3-4 रहे उसमें शहरी वोटर कम निकला, गांव के लोगों ने ज्यादा वोट किया। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, जहाँ खड़ा हूँ। अच्छा, आप लखनऊ की बात कर रहे हैं। तो लखनऊ में क्या लग रहा है, शहरी वोटर और गांव के वोटर सब झूमकर वोट करने वाले हैं? नहीं, झूमकर नहीं करेंगे, लेकिन आप पिछली बार से वोटिंग परसेंट बढ़ा है प्रज्ञा जी, जी बहुत बढ़ेगा। तो ये बढ़ने का असर क्या लगता है, एंटी इनकम्बेंसी का असर? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब सत्ता के खिलाफ गुस्से का असर दिखने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। जो मेरा आकलन है, जो मैं गया हूँ, गाँव में भी गया हूँ, शहरों में भी गया हूँ, तो मुझे जो नतीजे मिले हैं वो बोथ साइड मिले हैं। कोई सत्ता पक्ष की अच्छाई कह रहा है तो कोई विपक्ष को अच्छा कह रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। और जहाँ तक मेरा मानना है तो लड़ाई जो है वो टक्कर की है। लड़ाई टक्कर की है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन कौन सा मुद्दा हावी पड़ रहा है? सीट पर खड़े हैं, ये है मलिहाबाद, है ना? मलिहाबाद विधानसभा सीट। आपका 168, आपका आकलन इस सीट को लेकर अभी समय हुआ है 3 बजने वाला है ना? आपका आकलन वैसे मोटा माटी, आप इतना अनुभव आपने निकाला है, जो मैंने देखा जो मैंने देखा प्रज्ञा जी, उसमें अभी तक भारत जी और प्रज्ञा जी आप लोग यहाँ पर हैं, जो मैंने अभी तक यहाँ देखा तो यहाँ पर जो मुझे देखने को मिला उसमें मुझे जो मेरा अपना एनालिसिस है उसमें यहाँ पर सपा और भाजपा में एक अच्छी फाइट है। नेक टू नेक फाइट है। कांग्रेस नहीं फाइट तो है। ये समझना चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ हम लोगों ने अभी देखा, लोगों से बातचीत करी, तो अरे आलोक जी आ गए। आलोक जी भी, अच्छा, आलोक जी जो है एक संस्था से जुड़े हुए हैं तो शायद इसलिए। अच्छा, तो ये समझना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ 2 मुद्दे चल रहे हैं जैसे लोगों ने बताया। एक है साढ़ का गुस्सा, और एक है सरकार ने जो राशन लोगों को घर घर तक पहुंचाया। एक है साढ़ का गुस्सा, एक है अनाज की खुशी। ये 2 चीजें चल रही हैं। तो इन 2 में ऊपर कौन निकल रहा, जीतेगा कौन वो छोड़िए। इन दो मुद्दों में भारी मुद्दा कौन सा भारी पड़ रहा है, अनाज वाला कि साढ़ वाला? जैसा आपने भी प्रश्न किया कि साढ़ का गुस्सा और अनाज की खुशी, ठीक, तो अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि गुस्सा जीतता है या खुशी जीतती है। ये तो 10 तारीख को मालूम पड़ेगा। लेकिन आपकी बात लाजमी है कि साढ़ का गुस्सा भी है और अनाज की खुशी भी है। बिल्कुल। फिर आपने गोलमोल कर दिया। नहीं, क्या बोल रहा है? गुस्से वाले लोग ज्यादा हैं, खुशी ये वोटिंग की नहीं पूछ। मेरा मानना ये है कि 50-50% का हिसाब किताब है। 50 लोग अगर गुस्से वाले हैं तो 50 खुशी वाले भी। अच्छा, तो बिल्कुल मतलब हार्ड फाइट चल रही है एकदम, बिल्कुल हार्ड, नेक टू नेक, कांटे की टक्कर जिसको कहते हैं वो है। कांटे की टक्कर तो है, लेकिन ये कांटे की टक्कर किसके लिए मतलब थोड़ी आसान होगी और किसके लिए थोड़ी मुश्किल होगी, ये मैं जानना चाहती हूँ भरत जी। क्या चीज? किसके लिए ये आसान मुश्किल होगी, किसके लिए ये थोड़ी मतलब आसान होगी? नहीं, देखिए प्रज्ञा जी, सीधा सा मतलब ये है कि जो सत्ता में रहा है, ठीक, उसको तो अपनी साख बचाने की चुनौती है। जो सत्ता में नहीं है उसके लिए करो मरो की लड़ाई नहीं है। पहली बात तो ये है, ठीक, कि करो मरो की लड़ाई नहीं है। मीन्स वो जीत जाएगा तभी भी ठीक है, हार जाएगा तो हारा तो है ही, सत्ता में तो है ही। 9 जिलों की 59 सीटों को इस चौथे चरण की आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इन 9 जिलों की 59 सीटों में 17 में 51 भाजपा के पास थी, 4 सपा के पास थी और 3 बसपा के पास थी। बहुत कम था, कांग्रेस ने तो खाता भी नहीं खोला था। अब इस चौथे चरण में एक चीज की चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं, शायद हम लोग मिस कर रहे हैं एक चीज की चर्चा को। आई एक चीज़ की चर्चा को हम मिस कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में वोट साढ़ और अनाज के अलावा जाति पर भी पड़ता है, बड़ा फैक्टर है जाति वाला। तो जिस सीट पर जितने ज़्यादा मतदाता जिस जाति के या जिस धर्म के होंगे, मान लीजिए अब जैसे ही हम लोगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10-12 दिन बिताए, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं देखा। लेकिन अब जैसे जैसे आप उत्तर प्रदेश की यहाँ से जो शुरू होती सीतापुर, लखनऊ और बाराबंकी होते हुए हम पूर्वांचल में जैसे जैसे दाखिल होंगे, वैसे वैसे हिंदू और मुसलमान का फैक्टर काम करेगा, वैसे एक एक जाति का फैक्टर काम करेगा। अब आप ये सोचें कि यहाँ का किसान और पश्चिमी यूपी के किसान की तरह बिहेव करेगा तो आप वहाँ पर गलत साबित हो जाएंगे। यहाँ का किसान की तरह बिहेव नहीं करेगा, आप चाहे ये बात लिख लो। यहाँ का किसान अपनी अपनी जाति में बटा हुआ अपने अपने सेक्टर में बटकर ही वोट करेगा। इसमें लेकिन भरत जी एक चीज है, आप और हम साथ में ग्राउंड पर गए, मोहित भी हमारे साथ थे, हमारी पूरी टीम थी। आप जिस तरीके से कह रहे हैं ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि हमारे ये जो चौथा चरण जहाँ से शुरू होता है, ये लखनऊ ले लीजिए, लखीमपुर ले लीजिए, तमाम जगहों को ले लीजिए, यहाँ पर जात के नाम पर वोटिंग होती है, एकदम तय बात है। लेकिन हम जब अलग अलग जातियों के बीच गए, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कल वोटिंग की एक रात पहले हम रविदास
कॉलोनी में गए हुए थे। अभी हमारे साथ थे, जाटव समाज के लोगों से बात कर रहे थे, रविदास समाज के लोगों से बात कर रहे थे। तो वहां पर मुद्दे हावी दिखे भरत जी, बेरोजगारी का मुद्दा हावी दिखा। उसमें भी आप जब कर रहे थे प्रोग्राम तो उसमें भी हमने देखा कि जो दलित समाज में जो पढ़े लिखे लोग थे, जैसे लड़के थे जिन्होंने अच्छी पढ़ाई कर रखी है, नौकरी की जिनको उम्मीद थी, वो खुलकर बोल रहे थे कि हमें बदलाव चाहिए। और जो बुजुर्ग तबका था, बुजुर्ग तबका बोलने से बच रहा था कि नहीं, आप जिसको कहेंगी हम उसको दे देंगे, हम दे देंगे। और एक तबका वो था जो 45-40 के आसपास के माँ बाप वाला तबका था। हमने बहुत माइनर देखा है, 40-45 के आसपास जो माँ बाप वाला तबका था, जो माता पिता बन चुके हैं, वो भी अपने बच्चों के साथ दिखे कि जो हमको रोजगार देगा हम उनके साथ जाएंगे। ये हमने बहन जी का वोटर बहन जी से इतना छिटक कर क्यों चला गया? ये चुनाव में आप मायावती जी का वोट का कितना देख पा रहे हैं इस चौथे चरण को लेकर के? इसमें भी मैं एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, मायावती जी का बहन जी का वोटर छिटका नहीं है। छिटका नहीं है, सिर्फ वो वोटर छिटका है जो अपना भविष्य देख रहा है, जिसने 5 साल फॉर्म भरना चाहे, फॉर्म नहीं आए, जिसने नौकरी करनी चाहिए, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो बदलाव चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए, चाहे बीजेपी की ही आए या मुख्यमंत्री ही बदल जाए, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति आए जो कम से कम नौकरियां निकाले, तो बात तो करे, जो ये ना कहे कि उत्तर प्रदेश के भीतर योग्य लोगों की कमी है। ये एक फैक्टर ये भी मोहित चल रहा है कि बीजेपी की सरकार मान लीजिए आ जाएगी, अच्छी बात है, लेकिन मोदी जी कम से कम मुख्यमंत्री बदल दें। कई लोगों ने ये कहा कि सीएम बदल दें तो कम से कम कोई रोजगार की बात करने वाला हो। बिल्कुल कहा लोगों ने। कोई रोजगार की बात करने वाला हो, कोई नौकरियों की बात करने वाला हो। जो 5-5 साल से, एक समय ये कहा जाता था कि समाजवादी सरकार जब चली जाती थी तब लोग ये कहते थे कोई बात नहीं, 5 साल दौड़ लगाओ और 5 साल बाद जब सरकार आ जाएगी तब भर्ती हो जाएगी। ये कहावत गांव में हमने मैनपुरी एटा इटावा वाली बेल्ट में जब हम लोग गए थे कि 5 साल चना खाओ, दौड़ लगाओ। हाँ, 5 साल चना खाओ और जो सरकार आ जाएगी तब भर्ती हो जाओ। तो कम से कम अब लोग चाहते हैं कि सरकार आए तो नौकरियां निकलें, रोजगार दें। अब समाजवादी सरकार के लिए लोग ये छूटते ही कहते हैं कि अगर ये लोग आ जाएंगे तो फिर क्या वर्ड यूज करते थे कि ये लोग आ जाएंगे तो वो बढ़ेगा, गुंडाई बढ़ेगी। ये लोग आ जाएंगे तो गुंडाई बढ़ेगी भैया, बहुत ज्यादा गुंडाई हो जाएगी, प्लाट कब्जा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जो वोटर का रिएक्शन है, जो पब्लिक का रिएक्शन है, उस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन अंत में चुनना तो जनता को ही है, वो चाहे जाटव समाज हो, दलित समाज हो। लेकिन अब जैसे हम लखनऊ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ मुद्दे हावी होंगे। लेकिन एक बात तो तय है भरत जी कि 2017 में जिस तरह से क्लीन स्वीप, मतलब एक तस्वीर सामने थी सबके कि जो होगा पूर्ण बहुमत से होगा, आपको लगता है कि इस बार वो पूर्ण बहुमत वाला जो उत्तर प्रदेश का जो एक इतिहास आप देख रहे होंगे, सरकारें आ रही हैं पूर्ण बहुमत से आ रही हैं और बदलती जा रही हैं, ये वाला होगा? पूर्ण बहुमत से होगा, पूर्ण बहुमत से होगा। बीजेपी आएगी तो वो भी बहुमत से ही आएगी और समाजवादी तो ये ट्रेंड बदलेगा क्या कि उत्तर प्रदेश अपने सभी मुख्यमंत्री को बदलता जा रहा है? आप मायावती जी की सरकार से देख लीजिए, लगातार बदला है उत्तर प्रदेश ने। लोगों को उम्मीदें पूर्ण बहुमत से लाया है। आपने मुख्यमंत्री की बात करी तो लोगों में चर्चाएं हैं कि पार्टी बदले ना बदले लेकिन मुख्यमंत्री जरूर बदल जाएगा। चाहे बीजेपी रिपीट करे तब भी मुख्यमंत्री बदलेगा और बीजेपी रिपीट ना भी करे उस स्थिति में भी मुख्यमंत्री बदलेगा। लोगों में ये चर्चाएं हैं। तो भाई हाँ जी, एक चीज बोलना चाहेंगे मैम कि जैसे बताया सबने कि पूर्ण बहुमत से सरकार आ सकती है, तो हमारा जो मानना है कि सरकार बीजेपी की हो चाहे सपा की हो, वो पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आने वाली। मुझे लग रहा है कि जिसका सपोर्ट गठबंधन करेगा सरकार यूपी में उसकी बनेगी, जो चाहे बहन जी की पार्टी हो या कांग्रेस हो, अच्छा, जो समर्थन करेगा, हाँ, जिसका ये लोग सपोर्ट करेंगे। मुझे जो लग रहा है, क्योंकि ग्राउंड पे मैंने देखा है कि लोग अभी तक नहीं डिसाइड कर पाए कि हम किसको वोट देंगे। हो सकता है कि जब बटन दब रही हो तब जाकर के डिसाइड किया हो। डिसाइड कर पाए। देखो ब्राह्मण बट रहा है, फ्लोटिंग वोटर हम पहले बता रहे हैं, ब्राह्मण बट रहा है। तुम देख लेना, तुम 10 तारीख को हमसे बात करना, ये यहाँ के चरण से ब्राह्मण तुमको बटता हुआ मिलेगा। तुम हमारे साथ थे भगवंत नगर सीट पर, तुमने क्या देखा? भगवंत नगर सीट पर तो ठाकुर भी बट रहा था। नहीं, एक चीज तो तय है भगवंत नगर सीट पर प्रत्याशी प्रत्याशी ठाकुर था, तो ठाकुर वोट को तो बीजेपी के साथ जाना चाहिए था, लेकिन फिर ठाकुर वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ क्यों जा रहा था?
और झंडे उठा के रैली में नारे लगा रहा था, बातचीत की बात नहीं कर रहा। वो तो झंडे लेकर चल रहे थे। क्यों चल रहे थे? क्योंकि ये है कि प्रत्याशी के हिसाब से चीजें बदलती हैं। अगर प्रत्याशी ठाकुर जाति से है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक बात तय है कि इस बार का चुनाव हिंदू मुसलमान की लहर पर नहीं हो रहा है, बिल्कुल सत्य है। कैंडिडेट के नाम पर और मुद्दों के नाम पर हो रहा है, बिल्कुल जेन्युइन चुनाव जिस तरह का होना चाहिए भरत जी, इस बार वही चुनाव हो रहा है। आप कोई भी चरण उठा के देख लीजिए, और मुझे लग रहा है कि ये चौथा चरण शाम तक पता चल जाएगा कितने प्रतिशत वोटिंग आई, और जो चौथे चरण की जो लास्ट तस्वीर आएगी कि अनुमानतः इतना वोटिंग हुआ है, वो बता देगा कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार। आलोक जी कितना जाएगा? सट्टा लगा दीजिए वोटिंग परसेंटेज पर। आ जाइए इधर आइए। नहीं, वो भैया नहीं आएंगे। हाँ, नहीं, आपको बुला रही हूँ मैं, आपको बुला रही हूँ। हाँ जी, बताइए कितना प्रतिशत लग रहा है आपको? 60 क्रॉस करेगा। 60 क्रॉस कर जाएगा। ये आपने भरत जी की बात दोहराई? नहीं, भरत जी की नहीं दोहराई है मैंने। फर्स्ट डिवीजन पास करेंगे। मेरा अपना जो अनुभव है, मेरा आकलन जो है कि लास्ट टाइम से, मैंने पहले भी कहा, लास्ट टाइम से इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और गारंटेड बढ़ेगा। तो बढ़ रहा है भरत जी? हाँ, बढ़ रहा है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चुनौती बहुत मजबूत होने वाली है। और ये मत भूलिए कि मोदी जी अभी बनारस में 4-5 दिन का डेरा तो डालेंगे ही डालेंगे। इससे कम का डेरा भी जलेंगे। हाँ, शंख भी बजेंगे, पूजा अर्चना और थाली सब बजाया जाएगा। करना ही चाहिए, अच्छी बात है। कड़ में भगवान है, कड़ में भगवान है, लेकिन मेरे हिसाब से तो अभी से शुरू करना चाहिए, क्योंकि आप पूर्वांचल में बढ़ रहे हैं तो उसका असर अभी से शुरू हो जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हिंदू मुसलमान का असर जब नहीं हो रहा, कोई भी पैतरा काम नहीं हो रहा है, पजामे का असर नहीं बिल्कुल हुआ, कोई पैतरा काम नहीं हो रहा है, हिजाब का मसला काम नहीं आया भरत जी, नहीं आया है। बिल्कुल नहीं आया। जब मैं जिंदा वापस आ गया काम नहीं आया है। जब अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट का साइकिल कांड काम नहीं आया। तो मेरे हिसाब से इस बार जो चुनाव है, आप अब भी सहमत होंगे कि मुद्दों पर हो रहे हैं, कैंडिडेट लहर वाले उस पे नहीं। मेरी समझ से कैंडिडेट पे हो रहे हैं। कोई लहर नहीं है आपकी। लहर वाली बात जो है उसको मतलब एक पक्ष नकारा जा सकता है। हाँ, लहर 2017 में जैसे लहर क्या लोग जी, उसकी बात बताता हूँ, उसकी बात बताता हूँ। जब पुलवामा वाला कांड हुआ था, उसके बाद मोहित रिपोर्टिंग कर रहे थे, और मोहित गाँव में जा के किस मुद्दे पर रिपोर्टिंग कर रहे थे? पुलवामा के मुद्दे पर। अब की बार ये किस मुद्दे पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं? सांड और राशन के मुद्दे पर। तो बदलाव तो साफ दिखता है रिपोर्टिंग से। एक चीज बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अब ये चौथा चरण है। चौथा चरण बहुत टफ चरण है, चाहे वो कोई भी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए, भाजपा के लिए, सपा के लिए, बसपा के लिए, आम आदमी पार्टी खैर नहीं है, लेकिन फिर भी है तो चुनाव में है तो उसके लिए भी है। लेकिन मैं एक चीज जानना चाह रही हूँ कि इस बार जो एक बहुत बड़ा एक मसला जो बीजेपी की तरफ से लोगों के मन में एक चीज घर कर गई है कि जी अब हम सुरक्षित हैं, पहले हम सुरक्षित नहीं थे। भाजपा का एक नेता कहता है कि जी आप सुरक्षित हैं, योगी जी कहते हैं कि आप सुरक्षा मिली है, पहले सुरक्षित नहीं थे, पहले दंगा हुआ करता था। ये लोगों के मन में बहुत ज्यादा असर है इस बात का। लेकिन भरत जी, जब लोगों से सवाल पूछा जाता है कि आप असुरक्षित क्यों हैं, तो लोगों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आखिर सुरक्षा है किस बात की, लेकिन आप सुरक्षित हैं। प्रज्ञा जी, इसको समझने के लिए बहुत शुरू से समझना पड़ेगा। आप जहाँ खड़ी हैं काकोरी में, यहाँ से लगभग 12-13 किलोमीटर दूर लखनऊ है। लखनऊ फटाफट बोलती रहिए भरत जी, बोरिंग नहीं होना चाहिए मामला एकदम। लखनऊ शहर है। तो लखनऊ शहर में जब हम लोग पढ़ने जाते थे, तब उस समय कर्फ्यू, दंगा हम लोगों को तो नहीं मालूम था, लेकिन उस समय तो हम लोगों ने ये बातें सुनी हैं और देखी भी हैं। और जिस एक चीज़ जैसे बीजेपी गवर्नमेंट ने की है कि हमने मुस्लिमों के त्योहारों को इतना दबा दिया है कि अब वो रोड पर नहीं आ पाते या रोड पर वो ऐसे जाम नहीं लगा पाते। तो ये बात तो हिंदू वोटर देखता है, लेकिन दंगे भी लखनऊ में CA NRC को छोड़ दीजिए, तो उसके बाद कोई ऐसा तनाव लखनऊ में नहीं हुआ है। ये बात तो ठीक है कि चुनाव कानून व्यवस्था ठीक रही है। देखने वाली है कि इससे पूर्व की सरकारों में, आप भी लखनऊ की पुरानी रिपोर्टर रही हो, लगातार कर्फ्यू लगते आए हैं। क्या आप मुझे बताइए इस सरकार में एक भी कर्फ्यू लगा है? बात सही है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि इसी सरकार में होटल में सोता हुआ व्यापारी मार दिया जाता है। इसी सरकार में पुलिस वाले हत्या करके फरार हैं, आज तक पकड़े नहीं जा रहे हैं। इसी सरकार में पुलिस वाले मॉब लिंचिंग में मार दिए जाते हैं। हाँ, पुलिस वाले मॉब लिंचिंग में मार दिए जाते हैं इसी सरकार पर गाड़ी चढ़ा दी तो ओवरऑल जब आप ऊपर से खाका देखेंगे, तब आप ये पाएंगे कि शिकंजा मुस्लिमों के ऊपर है, जिसकी वजह से दंगा नहीं हुआ है। बाकी कानून व्यवस्था तो वैसे ही है जैसे थी।
जब दंगा नहीं हुआ है मंच पर या जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जब बीजेपी के नेता या गृह मंत्री खुद जब बात करते हैं कि दंगा नहीं हुआ, तो उसमें जो नाम लेते हैं भरत जी जिन लोगों का, मतलब मैं नाम नहीं लूंगी उन नेताओं का, लेकिन मुस्लिम नाम ही होते हैं। हाँ फला फला फला। हाँ छोड़ दीजिए आप, अगर कानून व्यवस्था इतनी ही टाइट थी तो हजरतगंज जैसे लखनऊ के इलाके में वो कौन सा हिंदूवादी नेता है, तिवारी, जो अभी कुछ दिन पहले 1 साल 1.5 साल हुआ लगभग उनकी हत्या हुई। अगर इतनी ही तगड़ी कानून व्यवस्था थी तो ऐसे नहीं, कानून व्यवस्था वैसी ही थी, थाने वैसे ही थे, थाने वैसे ही हैं, बस हुआ क्या है थानों से यादव हटके सिंह आ गए हैं थानों में, है मामला वही चल रहा है, लेकिन सिर्फ पलटी हुई है और मुस्लिम्स के त्योहारों पर और मुस्लिम्स पर शिकंजा कसा है, जिसकी वजह से कहते हैं दंगा नहीं हुआ है। और जब बीजेपी वाले कहते हैं कि दंगा हमने नहीं होने दिया है। हाँ। और सीए एनआरसी के मुद्दे पर जैसे इन्होंने वसूली के नोटिस दिए, उसको कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ। कुल मिलाकर ऐसा कहना कि बीजेपी का एक मत कि हमने मुसलमानों को कंट्रोल कर रखा है। हाँ, आप ये खुला कह सकते हैं कि मुस्लिमों को कंट्रोल कर लिया है, जिसकी वजह से मुस्लिम आबादी की तरफ से सर नहीं उठा पाया है कोई, जिसकी वजह से दंगा नहीं हुआ है। पूरी ओवरऑल कानून व्यवस्था को आप नहीं कह सकते। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुस्लिमों को लेकर के थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड होते, भरत जी थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड होते, तो क्या ये अगर सरकार बीजेपी की आ भी गई तो मुख्यमंत्री बदल जाना चाहिए भाई, ये वाला फैक्टर क्या नहीं होता? हाँ, ये लोग कहते हैं, ये तो मुस्लिम कम्युनिटी में भी लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री बदलना चाहिए। ये तो पढ़ा लिखा युवा भी कहता है कि मुख्यमंत्री बदलना चाहिए, कम से कम ऐसा मुख्यमंत्री हो, वो चाहे बीजेपी से हो या बदलाव में आने के बाद दूसरी पार्टी से हो। जब बदलाव होगा तो शायद कोई रोजगार के बारे में सोचेगा। आप ये देखिए ना कि अखिलेश यादव की रैलियों में क्यों बीएड वाले, टीईटी वाले, फलाने वाले, ढिमकाने वाले, वो तो कार्यकर्ता नहीं है, टोपी बीएड और टीईटी की टोपी लगा के हाथ में तख्ती लेके रैलियों में क्यों बैठे हुए हैं? क्यों? क्योंकि उनको उम्मीद नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 3 साल लाठी खाई है, क्योंकि उन्होंने सरकार के लास्ट के 6 महीने में बहुत ज़्यादा लाठियां खाई हैं, बहुत ज़्यादा बेइज्जत हुए हैं। वो तो आप ही के छात्र हैं, आप ही के लोग हैं। आप कहते हैं कि 4.5 लाख नौकरियां दे दी, आप कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार हमने सिर्फ नोएडा में दे दिए। तो अगर इतनी नौकरियां दे दी हैं तो ये सब कौन है जो रैलियों में भरे हुए हैं? बिल्कुल ठीक बात है। तो भाई इस बार का चुनाव बिल्कुल मुद्दों पर हो रहा है, कैंडिडेट के नाम पर हो रहा है। और एक चीज ये भी है कि जो बोया है वो ही काटा जाएगा। मैं इस वक्त पर काकोरी की पोलिंग स्टेशन के सामने खड़ी हूँ, पूरा लखनऊ आज भी घूमने वाली हूँ और आपको बताऊंगी कि माहौल क्या है, मूड क्या है। देखिए रिजल्ट तो 10 मार्च के बाद पता चल जाएगा, लेकिन अनुमानतः एक तस्वीर जो होगी 10 मार्च के बाद की, वो हम आपको अपने प्लेटफॉर्म से दिखा रहे हैं। इसीलिए आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, क्योंकि छोटी छोटी ग्राउंड रिपोर्ट्स बता देंगी कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसका राज होने वाला है और कौन भारी पड़ेगा, कौन कमजोर पड़ेगा, सब कुछ आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर पता चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।